तो आज हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सारिका यादव जी, आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शरीर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर में लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे हैं। और चूंकि आप सभी छात्र पहले से परिचित हो चुके हैं मैडम से, पहले भी मैडम एक लेक्चर ले चुकी हैं जिसका अच्छा प्रतिसाद छात्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और आज हमें पुनः अवसर मिला है उनसे ज्ञानार्जन करने का। तो आशा है सभी पूर्ण मनोयोग से, गंभीरता से विषय को समझेंगे। आप जो है उनका आज का जो टॉपिक है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इस विषय पर वह अपना प्रेजेंटेशन आप सभी के समक्ष रखेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, यूजी आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं, एनआईए से आपने पीजी की 5 वर्ष का आपका अनुभव है अध्यापन का, 15 रिसर्च पेपर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारी सेमिनार्स वर्कशॉप आप अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी व्याख्यान मालाओं में आप विषय विशेषज्ञ के रूप में संबोधित कर चुके हैं और अध्यापन के प्रति आपकी प्रारंभ से ही अत्यंत जिजीविषा रही है। इसलिए हमारे आग्रह पर आज वो यहाँ आए हैं। तो मैं डॉक्टर सारिका जी से निवेदन करता हूँ कि वह अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर हम्बल वर्ड्स। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये मौका देने के लिए, छात्रों को पढ़ाने के लिए। बिना ज्यादा औपचारिकता के अब मैं अपना व्याख्यान शुरू करूंगी। थोड़ा सा करेक्शन है, आज मैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग टेस्ट पहले हो गया था, आज मैं हाइपोथैलेमस टॉपिक, आज हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। ओके, हाइपोथैलेमस है मैडम का टॉपिक, मुझे शायद पुराना ही टॉपिक ध्यान में रह गया। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रही है सर? हाँ हो रही है मैडम। ठीक है, थैंक यू सर। आज का हमारा विषय रहेगा हाइपोथैलेमस पे। तो आज जो हम हाइपोथैलेमस पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन की हाइपोथैलेमस क्या है, फिजियोलॉजिकल बहुत सुपरफिशियल सी एनाटॉमी, उसके बाद क्या क्या इसमें, या हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में मेन काम करने वाले क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं या उसके डिविजन्स हैं, ये हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे हाइपोथैलेमस के। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, कि ये हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करने वाला है, और फिर अप्लाइड एस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिसीजेस, या बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अप्लाइड एस्पेक्ट के, क्योंकि आपके लेवल पे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस यहाँ तक का ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत सुपरफिशियल वे में हम देखने वाले हैं। तो अब इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप सबको पता है कि हाइपोथैलेमस, अगर हम ब्रेन को देखें या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लास्ट लेक्चर में भी जो स्पाइनल कॉर्ड बताया था, तो मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास में 2 पोर्शंस हैं, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। अब जो ब्रेन है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और डायनसेफेलोन आता है, जो फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन में जो डायनसेफेलोन वाला पार्ट है, उसमें ये जितने भी हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, ये सारे के सारे डायनसेफेलोन के पार्ट हैं। तो आपको शुरू में सिर्फ हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं, तो एक आइडिया आपको आ जाना चाहिए कि हम ब्रेन के कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रेन का कौन से पार्ट में बात कर रहे हैं हम? फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, या जिसको हम प्रोजेनसेफेलोन कहते हैं। प्रोजेनसेफेलोन को भी हमने फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कि एक हमारे पास डायनसेफेलोन है, एक हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है या सेरिब्रम है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स अलग रह गया। अब आ गया हमारे पास में जितने भी ग्रुप ऑफ थैलेमाई हैं, उसमें से भी मैंने हाइपोथैलेमस को क्यों आज का विषय चुना, क्योंकि हाइपोथैलेमस आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से भी सोचें और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस को सोचें, तो कहीं ना कहीं आचार्यों ने जो आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ बताए हैं,
आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, या हम दूसरे शब्दों में कहें आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, इन तीनों ही कामों का कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस अकेला है। कि हाइपोथैलेमस की आप अभी इंट्रोडक्टरी में हम बात करें तो सिर्फ 4 ग्राम का स्ट्रक्चर है, बट स्टिल इतना टाइनी स्ट्रक्चर होते हुए भी ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैपनिंग इन अवर बॉडी उन सभी को रेगुलेट करता है, चाहे वो हमारे आहार से संबंधित हो कि हम कितना खाना खाएंगे, या हमें कितनी भूख लगेगी, या हमें संतुष्टि होगी खाना खाने के बाद, वो हो, चाहे वो निद्रा कि हम कब जाग रहे हैं कब सो रहे हैं, उसको भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य, दैट मीन्स सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसको भी बाय रिलीजिंग जीएनआरएच हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो इसीलिए मैंने आज का विषय चुना कि हाइपोथैलेमस जो कि इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत छोटा सा एक्सप्लेन किया होता है, बट जिसके फंक्शंस का इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ में हाइपोथैलेमस को शुरू करते हैं। तो हाइपोथैलेमस एज हम वर्ड ही देखें, वर्ड फॉर्मेशन ही देखें, हाइपो प्लस थैलेमस। तो थैलेमस किसको कहा, मैंने बताया ना कि जो डायनसेफेलोन है उसको सारे के सारे तरह के थैलेमस हैं। क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर हो गई, उसके बाद में जो अंदर के स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे कमरों में बटा हुआ है, जिसको कि डायनसेफेलोन का नाम दे दिया। तो वो जो छोटे छोटे कमरे हैं, तो उनमें से सबसे पहले थैलेमस को नाम दिया कि एक कमरे का नाम दे दिया सब थैलेमस, और उसी के साथ में जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम दिए हाइपोथैलेमस की, जो थैलेमस के नीचे सिचुएटेड है, तो उसको हाइपोथैलेमस दे दिया, या सब थैलेमस या एपिथैलेमस डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशंस। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया, हाइपो which is lying below thalamus, that means thalamus which is another structure within the diencephalon, और मीनिंग जिसका रहता है रूम। अगेन इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन वेइंग अबाउट 4 ग्राम्स। तो वेट, अब मैंने दोबारा बताया कि इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि सिर्फ 4 ग्राम का स्ट्रक्चर है, जो कि हम आगे भी देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये करने वाला है। इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये बना कैसे है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई हमने किनको कहा था, जो वेरियस सेल बॉडीज हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जितना भी हमारा कि जो जितने न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। तो हम न्यूक्लियाई किनको कहते हैं या गैंग्लियन किनको कहते हैं, जहां पे भी सेल बॉडीज अबंडेंट है, जहां पे भी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज अबंडेंट है, उन सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। और ये क्या होते हैं, ग्रे मैटर होता है। तो हाइपोथैलेमस किससे बना है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाइज which are scattered in the walls and floor of third ventricle। तो इससे हमें इसकी लोकेशन भी पता चल गई। अब अगर हम इस डायग्राम में भी देखें, जो सजाइटल सेक्शन में है, सजाइटल सेक्शन क्या होता है, हमने इसको ट्रांसवर्स कट कर दिया। तो अगर हम सजाइटल सेक्शन में हाइपोथैलेमस का कट करके देखें तो इसकी लोकेशन थर्ड वेंट्रिकल में पड़ती है। थर्ड वेंट्रिकल में एंटीरियर मोस्ट अगर एक्सटेंशन देखें तो ऑप्टिक कियाज्मा और पोस्टीरियरली मैमुलरी बॉडी, कि एंटीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा से लेके पीछे मैमुलरी बॉडी तक इसकी सिचुएशन रहती है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल में बेसिकली लाई करता है। और ग्रे मैटर कि अगर आपने कहना है कि हाइपोथैलेमस में क्या फंक्शंस हैं या हाइपोथैलेमस किससे बना है, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं जिनके आपको नाम पढ़ने पड़ेंगे। 12-13 न्यूक्लियाई हो जाते हैं आपको नाम पर, बहुत जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के आधार पे उनके नाम है, तो बहुत आसान भी है नाम याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो हाइपोथैलेमस बना है वेरियस ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई से। अगर ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई से बना है तो आपको याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब भी ग्रे मैटर कलेक्शंस हैं तो उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब यही सेल बॉडीज के क्लस्टर्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनको हम गैंग्लियन कहते हैं। दोनों ही चीजें ग्रे मैटर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन ऑप्टिक कियाज्मा से मैमुलरी बॉडी तक, जैसे मैंने बता दिया है। और ये बहुत आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसके अलावा भी, क्योंकि हम कहते हैं कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये त्रिउपस्तंभ हैं। त्रिउपस्तंभ है इसका मतलब कि जो हमारे शरीर में जो दोषों की अवस्था है या जितना भी हमारे शरीर का सामान्य अवस्था में रखने का कार्य है कि सब चीजें साम्य रहें, कैसा हम आहार कर रहे हैं, कैसी हम निद्रा ले रहे हैं, किस प्रकार का ब्रह्मचर्य पालन हम कर रहे हैं, उस पे आधारित है। इसी तरह से जो है हाइपोथैलेमस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन मेंटेनिंग और इंटीग्रेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस बिकॉज ऑफ द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द फंक्शंस इट इज गोइंग टू परफॉर्म। और इसके क्या क्या है, इसके
दोनों साइड में अगर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को देखें तो मैंने जैसे बता दिया था डायनसेफेलॉन का पार्ट है, तो डेफिनेटली डायनसेफेलॉन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके आसपास हैं। बिल्कुल आउटर मोस्ट साइड पे देखेंगे तो इंटरनल कैप्सूल होता है और जो थैलेमस के नीचे डिफ्यूज न्यूक्लियर सब्सटेंस के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। अब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, बहुत सुपरफिशियली हम देखने वाले हैं। तो हम एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे जो कि हमने पहले भी देख लिए हैं, बट अगेन कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, दोबारा से मैंने इनको कैटेगराइज किया है एक्सटर्नल फीचर्स को, कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, कौन कौन इसकी बाउंड्रीज को बनाने वाले हैं। फिर सब डिविजन्स और न्यूक्लियाई, कि अब हाइपोथैलेमस को हम अगर हमने छोटा स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो उसके क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट में हम क्या देखेंगे, अब ये हाइपोथैलेमस ब्रेन के किन किन दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, तो कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब बात करें इस डायग्राम में ऑलमोस्ट तीनों ही चीजें पता चल रही हैं, कि इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसा भी पता चल रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स इसके पता चल रहे हैं, इसके पार्ट से पता चल रहे हैं, कनेक्शंस का थोड़ा इस डायग्राम में नहीं है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इसके एक्सटेंशन, कि आपने यहाँ पे छोटे कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कि सजाइटल प्लेन का डायग्राम है। सजाइटल प्लेन में हमने एंटीरियरली, कि जो मेरे राइट साइड पे स्क्रीन पे राइट साइड पे जो दिख रहा है वो एंटीरियर है, लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है वो क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बताए हैं, कि जो ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। मेमलरी रीजन जो कि पोस्टीरियर मोस्ट है, जिसको ब्राउन कलर में या रेड कलर में आप कह सकते हैं दिखाया है। फिर ब्लू कलर में ट्यूबरल रीजन में कि जो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो बीच का रह गया वहां पे। फिर ग्रीन कलर में सुप्रा ऑप्टिक और प्री ऑप्टिक। तो अब ये जो हाइपोथैलेमस है ऑप्टिक क्याज्मा से, जैसे मैंने पहले भी कहा ऑप्टिक क्याज्मा एंटीरियर मोस्ट, इसका एक्सटेंशन अगर हम देखें पिट्यूटरी के ऊपर सिचुएटेड है। अगर डाउनवर्ड्स देखें तो इसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी है, जो कि स्टार्क से इन्फंडिबुलम जिसको हम कहते हैं, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर से इस हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। उस डाउनवर्ड्स हमारे पास क्या है, या इसके लोअर पर्सपेक्टिव में क्या है, हमारे पास पिट्यूटरी है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्पस कैलोजम है, कॉर्पस कैलोजम है, और पिट्यूटरी के साथ में ही आपको ऑप्टिक क्याज्मा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एंटीरियरली, और फिर ऑप्टिक नर्व जो कि थर्ड नर्व है, ऑप्टिक क्याज्मा। तो इसकी इस रिलेशन से, इस ऑप्टिक क्याज्मा के साथ रिलेशन से इसके 2 पार्ट्स को हमने क्या नाम दे दिया, प्री ऑप्टिक रीजन एंड सुप्रा ऑप्टिक रीजन। प्री ऑप्टिक जो ऑप्टिक से आगे रह गया, प्री ऑप्टिक जो एंटीरियर है ऑप्टिक क्याज्मा से भी, जो आप पर्पल कलर में आप न्यूक्लियाई देख रहे होंगे, वो जो ऑप्टिक क्याज्मा है उसके भी एंटीरियरली लाई करते हैं। फिर जो रीजन बताया सुप्रा ऑप्टिक, दैट मींस कि जो इससे ऊपर जो ऑप्टिक क्याज्मा है उससे ऊपर जो सिचुएट करते हैं वो एरिया हो गया सुप्रा ऑप्टिक एरिया। सुप्रा ऑप्टिक एरिया से ऊपर ही ये क्या है, इंटरमीडिएट मास ऑफ थैलेमस, क्योंकि हमने बताया था ना इमीडिएट इसके सुपीरियर में हमारे पास क्या है, थैलेमस। तो हमारे समझ आ गया एंटीरियरली क्या है, इसके थर्ड वेंट्रिकल में ये सिचुएटेड है, एंटीरियरली कॉर्पस कैलोजम की लिम्ब आ रही है, और क्या आ रहा है, एंटीरियरली एंटेरो इंफीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा है, इंफीरियरली इन्फंडिबुलम और पिट्यूटरी है। फिर हमारे पास में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाए तो मैमिलरी बॉडी है, मैमिलरी बॉडी से हमने एरिया का क्या नाम दे दिया, मैमिलरी रीजन। और सुपीरियरली हम देखें तो थैलेमस, जिसको यहाँ पे बताया है इंटरमीडिएट मास ऑफ थैलेमस। तो यहाँ से आपको एक्सटर्नल एक पता चल गया कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जस्ट सुपीरियरली, ऑप्टिक क्याज्मा के सुपीरियर एंड पोस्टीरियर हम कह सकते हैं समवट। और एक्सटेंड की अगर बात करते हैं तो ऑप्टिक क्याज्मा से शुरू करके मैमिलरी बॉडी तक ये एक्सटेंड रहता है, सुपीरियरली इसके थैलेमस रहता है। और इन्हीं जो इसके विशेष रूप से मैमिलरी बॉडी और ऑप्टिक क्याज्मा, इन दोनों के रिलेशन में, कि जहां जो न्यूक्लियाई है जिस एरिया में है उसके आधार पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, या 4 रीजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिन रीजन्स को हमने नाम दिया मैमिलरी रीजन, ट्यूबरल रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन एंड प्री ऑप्टिक रीजन्स। अलग अलग न्यूक्लियाई के नाम हम आगे पढ़ लेते हैं। अब क्या डिविजन्स हैं,
अब डिविजन्स हम दूसरे और तरीके से भी कर सकते हैं, मीडियल जोन और लेटरल जोन, पर उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे कि मीडियल जोन किसको कहा है, लेटरल जोन किसको कहा है। हम सिर्फ प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक और ट्यूबरल और मैमलरी, इन्हीं के आधार पे, इन्हीं रीजन्स के आधार पे इन न्यूक्लियाई को पढ़ने वाले हैं। अब कौन कौन से न्यूक्लियाई है अभी यहाँ पे, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की जैसे कि नाम से ही पता चल गया, सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस कि जहां पे सुप्रा ऑप्टिक एंटीरियर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल या लेटरल ट्यूबरल न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल एंड आर्कुएट न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास में सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस है, जो ऑप्टिक क्याज्मा बनता है उसके जस्ट ऊपर रहता है ऑप्टिक क्याज्मा, जहां पे ऑप्टिक नर्व आती है, क्रॉस होती है, तो ऑप्टिक क्याज्मा का जो लोकेशन बनता है उसके जस्ट सुपीरियरली जो है उसको हमने सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस कहा है। फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ऐसे ही उस क्यास्मेटिक न्यूक्लियस और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के बीच में समवेयर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इस तरह से इन न्यूक्लियाई के नाम है। तो ये आपको थोड़ा सा ये नोमेनक्लेचर याद करना रहेगा, पर बहुत आसान है कि अगर आप सोचें कि हम पिछले डायग्राम को भी अगर देखें तो जैसे इनकी लोकेशंस हैं, जैसे मैमलिक बॉडी के पास में जो न्यूक्लियस है उसको हमने जो पोस्टीरियर मोस्ट पे है तो उसको पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कह दिया है। उसके आगे जो न्यूक्लियाई है उनको डोर्सोमीडियल, क्योंकि ये मीडियल एस्पेक्ट में भी है कि थोड़ा सा आप देख रहे होंगे 3D अगर व्यू देखें जो मीडियल एस्पेक्ट में है, एक वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, तो पोस्टीरियर डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की ये दोनों ही मीडियल में है, लेकिन इनमें भी जो आगे पीछे हैं इसके आधार पे इनको डोर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस कह दिया। तो ये दो न्यूक्लियस के नाम याद करना भी आसान होगी जो ट्यूबरल रीजन में है। मैमलरी रीजन में एक न्यूक्लियस हमने देखा पोस्टीरियर, क्योंकि मैमलरी बॉडी कहाँ है, पोस्टीरियर मोस्ट है, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हो गया। फिर हमारे पास ट्यूबरल रीजन आता है, ट्यूबरल रीजन में हमारे पास 3 न्यूक्लियस हैं, आर्केट न्यूक्लियस, एक हमारे पास है वेंट्रोमीडियल एंड डोर्सोमीडियल। वेंट्रोमीडियल और डोर्सोमीडियल दोनों ही मीडियल एस्पेक्ट में है, लेकिन इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स के आधार पे, इनकी लोकेशन के आधार पे ही जो आगे और पीछे है उसके आधार पे इनको डोर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का नाम दे दिया। फिर हम बात करें अगर प्री ऑप्टिक और सुप्रा ऑप्टिक रीजन के, तो सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारे पास में कौन कौन से आगे, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्टिक क्याज्मा से जस्ट अबोव, कि ऑप्टिक क्याज्मा से जस्ट अबोव जो है या जस्ट सुपीरियर जो है वो हमारा क्या है, सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। उसके आगे जो है एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है और एक एंटीरियर न्यूक्लियस है। एक हमारे पास में क्या रह गया, लेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस रह गया। मीडियल जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है उनको भी यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया, लेटरल और मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई में, और एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो इस तरह से आपने इनके नाम की लोकेशन के आधार पे, तो बहुत मुश्किल नहीं है, पर ये आपको नाम याद करने होंगे क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियस के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग काम वो कर रहे हैं। अब बात करें अलग अलग जोन में, तो ये रिपीटेशन हो जाएगा, मैं इस स्लाइड को स्किप करती हूँ, स्लाइड्स आपको शेयर हो जाएंगी तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से न्यूक्लियस हैं। तो ये जोन्स के आधार पे डिवाइड कर दिया। ये अब रीजन्स के आधार पे कि प्री ऑप्टिक में कि जो एंटीरियरली है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसी को लिंग्विस्टिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंटीरियर है उन सबको हमने प्री ऑप्टिक रीजन कहा है, जो ऑप्टिक क्याज्मा से एंटीरियर कमीशर के बीच में है, क्योंकि सबसे आगे क्या है, एंटीरियर कमीशर है। फिर हमने बात की थी कॉर्पस कोलोजम का फोल्ड था, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, तो ऑप्टिक क्याज्मा से एंटीरियर कमीशर के बीच में जो भी आगे न्यूक्लियस या जो रीजन आ गया उसको प्री ऑप्टिक रीजन कहा। फिर सुप्रा ऑप्टिक रीजन क्या हो गया, जो ऑप्टिक क्याज्मा से जस्ट सुपीरियरली है उस रीजन में, तो उस रीजन में हमारे पास है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा क्याज्मेटिक, एंटीरियर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। देन ट्यूबरल रीजन में तो अगेन ये रिपीटेशन है, मैंने उस डायग्राम में आपको सबको अच्छे से बता दिया है, पर आप लोगों के पढ़ने के लिए मैंने अलग से दोबारा और उनके मेन फंक्शंस भी साथ में इसमें लिखे हुए हैं, तो आपको स्लाइड्स जो मिलेंगी उससे आप देख सकते हैं, इससे समझाने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। ये जैसे कि दूसरी बुक्स में सिर्फ 3 रीजन में ही डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेमुलिंगम को फॉलो करते हैं, तो मैंने वहां से भी आप लोगों के लिए इजी हो जाए तो मैंने लिया है। तो ये वाले ग्रुपिंग भी ठीक है कि इन्होंने सिर्फ 3 ही रीजन में किया कि मिडल रीजन, पोस्टीरियर और एंटीरियर रीजन,
तो इस तरह से अगर आप याद करना चाहें तो ये भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पे प्री ऑप्टिक और सुप्रा ऑप्टिक को मर्ज कर दिया कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एंटीरियर, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा कैस्मेटिक को एक में ही कर दिया। फिर मिडल ग्रुप में डोर्सोमीडियल, लेटरोमीडियल, लेटरल और आर्क्वेट न्यूक्लियस को ले लिया। तो सब लोगों के जो रीजन के आधार पे थोड़ा थोड़ा सा आपको नाम में चेंज आ सकता है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस में, पर जो मेजर या इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है जिनको हम फंक्शंस के साथ पढ़ेंगे उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि जी मेरी किताब में तो 3 ही तरह के ग्रुप किए हुए हैं, या मेरी बुक में तो इस न्यूक्लियस का नाम ही नहीं दिया है, या कि जैसे पीछे हमने लेटरल न्यूक्लियस का नाम नहीं पढ़ा था कि वहां पे नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे एंटीरियर के साथ ही लेटरल को पढ़ लेते हैं। दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो उन बातों से नहीं घबराना है। आपको जिस तरह का कैटेगराइजेशन आपको दिया हुआ है उसको फॉलो करते जाएंगे तो फंक्शंस आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, कि अब ये हाइपोथैलेमस, क्योंकि ब्रेन में कोई भी स्ट्रक्चर हो वो कनेक्टेड रहता है बाकी सब स्ट्रक्चर्स से या दूसरे स्ट्रक्चर्स से। कुछ स्ट्रक्चर्स उसको इनपुट देते हैं, उसके पास में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जैसे कि कोई पुलिस वाला ही है, उसके कुछ लोग होते हैं जो उसके पास सारे शहर की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, फिर वो कुछ लोगों के पास काम करने के लिए कुछ फोर्स को डिवाइड करके भेज देता है। तो वैसे ही है, क्योंकि ये भी रेगुलेटरी बॉडी है ब्रेन हमारा, तो उसके पास में 2 तरह की चीजें हैं, एफरेंट कनेक्शंस है, इफरेंट कनेक्शंस है। एक ग्रुप तो क्या है, उसके पास में सारी रिपोर्ट्स लेके आ रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, एफरेंट कनेक्शंस, सारी इनपुट्स को लेके आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशंस को लेके आ रहा है। उसके आधार पे वो फिर इफरेंट कनेक्शंस कि वो फिर जो आउटपुट्स वो निकालेंगे उनके कनेक्शंस दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्शंस करेंगे या आउटपुट्स को भेजेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इफरेंट कनेक्शंस। तो अब हाइपोथैलेमस के पास में देखिए लिम्बिक कॉर्टेक्स जो बेसिकली हमारे इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, ये सब हमारे इमोशनल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन के पार्ट्स हैं। लिम्बिक कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, उनसे इनपुट्स आती हैं। तो कैसे हम बिहेवियर कर रहे हैं, कि किसी ने हमारा प्रेज किया तो हमारा कैसा बिहेवियर है, किसी ने हमें डांट लगाई तो हम किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन की इनपुट भी हाइपोथैलेमस के पास जाती है, वहां से इंटीग्रेट होती है, फिर फर्दर आउटपुट्स निकलती हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स, हम क्या सोच रहे हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स का यही काम होता है ना बेसिकली, कि फ्रंटल कॉर्टेक्स इंटेलिजेंस की सीट कहा है, जितनी भी थॉट प्रोसेस है, मेमोरी की सीट है, या डिस्कशन हम कह सकते हैं, जितना भी इंटेलेक्चुअल काम होता है ब्रेन का, इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, मोस्टली फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंटल लोब है मोस्टली उसमें होता है, उसके साथ भी कनेक्टेड है। देन ग्लोबस पैलिडस, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, बेसिकली ग्लोबस पैलिडस बेसल गैंग्लियन के साथ में हम पढ़ते हैं, मोटर एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होता है, उसके साथ भी कनेक्टेड है। थैलेमस, आपने असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में थैलेमस का नाम, कि मोस्टली जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से या हमारी लिम्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है वो सब थैलेमस के थ्रू होके हाइपोथैलेमस को जाती, थैलेमस के थ्रू होके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास जाती है या हायर ब्रेन सेंटर्स के पास जाती है। तो थैलेमस जो कि अपने आप में ग्रे मैटर का रिच प्लेस है, और जिसके पास में पूरी हमारी लोअर, चाहे अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है, या दूसरे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मोस्टली इंफॉर्मेशन थैलेमस ऐसा सेंटर है जो इंटीग्रेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, वो भी अपनी आउटपुट्स, अपनी इंफॉर्मेशंस हाइपोथैलेमस के पास भेजता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होते हैं, रेटिकुलम किसको कहते हैं, जाल जैसा जो स्ट्रक्चर है, कि जहां से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का मेजर क्रॉसिंग होता है, तो उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम के थ्रू प्रेजेंट होता है। बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन का अगर हम काम देखें तो अवेकनिंग के लिए, कि एक तरह से स्विच ऑन ऑफ होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका स्विच ऑन ऑफ कह सकते हैं हम, स्विच है कि ये अगर एक्टिव है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिव है, इसने अगर शट डाउन कर दिया तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनएक्टिव हो गई। स्लीप फिजियोलॉजी में इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि बेसिकली अवेकनिंग ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी हाइपोथैलेमस से कोऑर्डिनेट करता है। देन रेटिना, क्योंकि जितने भी सर्केडियन रिदम है या कितने भी हार्मोन्स का पल्सेटाइल सिक्रीशन है, तो रेटिना, क्योंकि ऑप्टिक क्यास्मा हाइपोथैलेमस के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है, ऑप्टिक नर्व का कोर्स वहीं से ही है। तो रेटिना भी जो हमारी है कि लाइट आ रही है, डे नाइट साइकिल है, सर्केडियन रिदम है, उसकी सारे इनपुट्स रेटिना के थ्रू, कि हम लाइट में हैं, डार्क में हैं, वो सारे इनपुट्स भी हाइपोथैलेमस को मिलती हैं।
अब हाइपोथैलेमस इतनी सब इंफॉर्मेशन उसने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से जो रिसीव की है उसको इंटीग्रेट करके अब वो अपने इफेक्ट्स कहाँ कहाँ देता है, डेफिनेटली थैलेमस के पास, क्योंकि थैलेमस ऐसा रिले सेंटर है जो इनपुट्स लेता भी है और फिर वापस भी देता है, कि थैलेमस से सेरिब्रल कोर्टेक्स, सेरिब्रम सब कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक तरह से रिले सेंटर है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, दोबारा से इंटीग्रेट करके या आगे भी पहुंचा के वापस लेगा, फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन को भेजेगा। तो थैलेमस के पास, मिड ब्रेन के पास, अगेन रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन आई हाइपोथैलेमस के लेवल पे इंटीग्रेशन हुआ, अगेन रिस्पॉन्स के लिए रेटिकुलर फॉर्मेशन को उसने वापस दे दिया। फिर थैलेमस के दूसरे न्यूक्लियाई, फिर फ्रंटल कोर्टेक्स की जो हमारी शीट ऑफ इंटेलिजेंस थी, डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास आई, वहां से इसने उस इंफॉर्मेशन को अगेन इंटीग्रेट किया, आउटपुट्स निकाले, फिर फ्रंटल कोर्टेक्स को रिजल्ट्स भेजे। ऐसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो सभी को पता है कि जो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन और एडीएच का रिलीज है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो होता है, बेसिकली ये दोनों ही हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ भी इस हाइपोथैलेमस के बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शंस रहते हैं। तो ये सब कनेक्शंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब कनेक्शन से एक और बात पता चलती है कि कितने ग्रोस लेवल पे या कितने मेजर पार्ट से, कि हम अगर इन्हीं कनेक्शंस को ही देखें तो हमें सब समझ आ जाता है कि जब लिम्बिक कोर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला की बात करते हैं, तो जितना भी हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, पनिशमेंट है, रिवार्ड सेंटर है, इमोशनल बिहेवियर, सैम, रेज, एंगर या सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के बिना नहीं होते हैं। फ्रंटल कोर्टेक्स क्या है, कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जब हम जाग रहे हैं तो ये मोस्ट एक्टिव है। फ्रंटल कोर्टेक्स सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, मेमोरी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबस पैलिडस जो हमारी की बेसिकली मोटर एक्टिविटीज में या बेसल गैंग्लिया के साथ पढ़ते हैं, जो कि मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ में। तो इतने वाइड स्पेक्ट्रम में इसके कनेक्शंस हैं, तो हम इसके फंक्शन को इन सब कनेक्शन से समझ सकते हैं। एंड मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेटिना, क्योंकि एक रेटिना के साथ इसका कनेक्शन होने से पूरा का पूरा हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन का पल्सेटाइल सिक्रीशन हो, चाहे वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन हो, चाहे वो जीएनआरएच का पल्सेटाइल सिक्रीशन हो, बहुत सारे हॉर्मोन्स जो कि स्लीप वेकफुलनेस के साथ रिलेट करते हैं, या हमारा 24 आवर्स का स्लीप वेकफुलनेस साइकिल है, वो भी हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लेक्चर का आज का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करेगा, तो मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस के लिए। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे करेगा, कि ऐसे क्या क्या जरूरी काम है जो ये हाइपोथैलेमस करेगा, कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आप लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में, जिस दिन मेरा लेक्चर था उसी दिन आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को भी ये रेगुलेट करता है। जो भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हैं उनको भी रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस है। स्लीप वेक साइकिल मैंने बताया अभी, सर्केडियन रिदम, क्योंकि निद्रा मैंने लेक्चर शुरू होते ही बताया था, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तीनों ही पर्सपेक्टिव में ये हाइपोथैलेमस काम करने वाला है। तो जो स्लीप वेक साइकिल है, जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स हैं, कैसे हमने कि भाई किसी इंसान को अगर आदत पड़ गई है 10 बजे सोने का, तो उसे 10 बजे ही सोने की टेंडेंसी होगी, तो वो स्लीप वेकफुल साइकिल। फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर, जो मैंने इमोशनल बिहेवियर से बताया, कि कोई आपकी प्रेज करता है आप मोटिवेट फील करते हैं, कोई आपको पनिश करता है आप डिमोटिवेट फील करते हैं, वो सारा का सारा अमाइगडाला, लिम्बिक कोर्टेक्स, हिप्पोकैम्पल गायराई और हाइपोथैलेमस मिलके ही इस फिनोमिना को कंप्लीट करते हैं। फिर एंडोक्राइनल फंक्शंस, कि ये पिट्यूटरी को नॉट ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिक्रीशन कराएगा ये, बट इसके अलावा भी जितने भी ट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स का सिक्रीशन कराएंगे, उन सब का भी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होता है। सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि डेफिनेटली जीएनआरएच का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होता है, तो जीएनआरएच का सिक्रीशन होगा तो एलएचएफएस सच का सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी भले ही कर ले, लेकिन जीएनआरएच के सिक्रीशन के बिना ये नहीं संभव है।
तो इनका सिक्रेशन कराएगा, तो कंप्लीटली जो रिप्रोडक्टिव हमारा डेवलपमेंट है या सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो सब भी हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। फूड इनटेक रेगुलेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, फूड इनटेक, कि हम कितना खाएं। तो फीडिंग सेंटर एंड सटाइटी सेंटर, फीडिंग सेंटर क्या कि हमें भूख लगी है वो उसको, और सटाइटी सेंटर अब हम खाना खा के संतुष्ट हो गए हैं। दोनों ही सेंटर हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड हैं। तो हमने आहार कितनी मात्रा में ग्रहण करना है, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं ना कि पेट तो भर गया पर संतुष्टि नहीं हुई, दैट फीलिंग ऑफ सटाइटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइपोथैलेमस। इमोशनल एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, तो वो भी मैंने बता दिया कि रिवार्ड पनिशमेंट सेंटर के रिस्पेक्ट में भी, और दूसरा इमोशनल बिहेवियर, कि जितना भी हम इमोशनल अटैचमेंट्स डिटैचमेंट्स फील करते हैं, वो भी पूरा जो इमोशनल बिहेवियर को रिलेट करने वाले लिम्बिक सिस्टम के साथ में, अकेला वो हाइपोथैलेमस का काम नहीं है, उसमें लिम्बिक सिस्टम भी रोल प्ले करता है, उसके साथ मिलकर ये इमोशनल और इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर को कराता है। फिर सर्केडियन रिदम कंट्रोल, 24 आवर्स स्लीप वेकफुलनेस साइकिल, सर्केडियन रिदम, ये भी हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस पे इतना सारा रिसर्च हुआ है, और सारी रिसर्चेस ने हाइपोथैलेमस के, कि बिना हाइपोथैलेमस के किसी भी हार्मोन का जो पल्सेटाइल रिलीज है वो नहीं होता बिना हाइपोथैलेमस की इन्वॉल्वमेंट के। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ जीन्स हैं, बट हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सर्केडियन रिदम के रेगुलेशन में। द टेम्परेचर रेगुलेशन, अगेन हीट लॉस सेंटर एंड हीट गेन सेंटर, ये दोनों भी हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है। तो आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, कि हमने कहा ना कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, तो आप इसके फंक्शंस की ब्रॉडनेस देखिए, कि जब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस इसमें कवर हो गए। इसके लिए तो ऑटोनोमिक फंक्शंस सिर्फ एक पार्ट हैं, बाकी सब भी, पूरी एंडोक्राइनोलॉजी, पूरा हमारा इमोशनल बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर, स्लीप बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सर्केडियन रिदम, ये सारे के सारे ही रेगुलेट होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं थ्रू दिस हाइपोथैलेमस। अब ऑटोनोमिक फंक्शंस की अगर बात करें, तो ऑटोनोमिक फंक्शंस क्या होते हैं हमें पता ही है, जो इनवॉलेंटरी कंट्रोल वाले फंक्शंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक फंक्शंस। तो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ाया गया था आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में। तो उसी में ही जो अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, कि जो हमारे हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे पास में, और लेटरल हाइपोथैलेमस, ये दोनों सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कि जो हमारे पास में पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट, ये दोनों सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस के लिए, कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जैसा काम करेंगे लेटरल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो मैमलरी बॉडी वाले एरिया में प्रेजेंट थे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक, जो टुबरल पार्ट में लेटरल न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो ये दोनों न्यूक्लियस का क्या काम है? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस को करना। उसमें से भी लेटरल एरिया, अगर आप डिटेल में नहीं याद कर पाए तो सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए कि जो सिंपैथेटिक फंक्शंस हैं लेटरल और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरियाज करेंगे। और कोई डिटेल में याद कर सकते हैं तो उन सिंपैथेटिक फंक्शंस को भी फर्दर कैटेगराइज किया है, कि लेटरल एरिया बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पाइलो इरेक्शन के लिए, जो बाल खड़े हो जाते हैं, जो रोम खड़े होना, कि डर के मारे मेरे रोम खड़े हो गए, पाइलो इरेक्शन। राइज इन बीपी, बीपी बढ़ना, इंक्रीज इन हार्ट रेट का बढ़ जाना, स्वेटिंग, अचानक से डर के मारे पसीने छूट जाना। आप ऐसा इंस्टेंस याद रखो कि आपका वाइवा अचानक से कोल हो गया है, तो जो आपको होता है कि अचानक से पसीने आने लग जाएंगे, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बाल खड़े हो जाएंगे डर के मारे, पसीना आता है, आंखें डायलेट, प्यूपिलरी डायलेशन, की जो हमारी आईज में प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है, और कैटाकोलामाइंस जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका रिलीज हो जाना। ये सारे के सारे लेटरल एरिया से। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? बेसिकली इमोशनल बिहेवियर, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से इमोशनल बिहेवियर होता है, जैसे एग्रेशन, कि कुछ लोग तो डर के रिस्पोंड करते हैं, कुछ लोग गुस्सा आ जाना, फाइट, फ्राइट, रेज, ये सारे के सारे एग्रेशन, फियर, डरना या रेज, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो आप अगर कैटेगराइज करके याद करें तो लेटरल एरिया बेसिकली हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं उन पे काम करता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस डोमिनेंटली इमोशनल बिहेवियर पे काम करता है।
पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, तो अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ये शो करेगा। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हार्ट रेट का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि हार्ट रेट रेगुलेशन कंप्लीटली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा में जो वैसोमोटर सेंटर है उसके थ्रू ही हाइपोथैलेमस भी काम करता है। लेकिन अगर हम हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर एरिया को स्टिमुलेट कर देंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पोस्टीरियर एरिया को हमने क्या कहा, ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से है। अगर हमने एंटीरियर या प्रीऑप्टिक एरिया को स्टिमुलेट किया तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पेरिसिम्पैथेटिक से है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हमने बीपी का लिया है, तो ऐसे ही बीपी का रेगुलेशन भी क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और वैसोमोटर सेंटर के थ्रू, अगेन जो मेडुला और पोन्स में सिचुएटेड है वैसोमोटर सेंटर, उन्हीं के थ्रू होता है। तो सेम पैटर्न्स में रहेंगे। आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम एंटीरियर या प्रीऑप्टिक एरिया में हमने, तो क्योंकि प्रीऑप्टिक एरिया क्या है, एंटीरियर एरिया है, वहां पे स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है। तो ये दो एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा है। तो इन्हीं एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के और भी कितने सारे फंक्शंस हैं, उन सबको हाइपोथैलेमस इफेक्ट कर सकता है। फिर सेकंड, स्लीप वेक साइकिल, कि जो 24 आवर्स का जो जागने का और सोने का साइकिल है उसको भी, तो उसमें भी जो हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस ये स्लीप फैसिलिटेटर है, स्लीप को इंड्यूस कराता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या है, वेकने। तो स्लीप की फिजियोलॉजी में आप देखेंगे तो इनहिबिशन से होता है, कि जब एंटीरियर हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देता है तब नींद आती है। फंक्शन कैसे है दोबारा समझेंगे, कि नॉर्मली पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड रहता है। इसमें हम ये समझेंगे नॉर्मली कि हम ड्यूरिंग अवेकनिंग पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटेड कंडीशन में है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस लेटेंट है। लेकिन जैसे ही हमारा कि सोने का समय होगा या हमें डार्कनेस मिलता है, क्योंकि इसको लाइट और डार्क से एसोसिएटेड होता है, स्लीप वेक साइकिल हमेशा लाइट और डार्कनेस से एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ही डार्कनेस ऑनसेट होता है तो क्या होगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट हो जाएगा, क्यों एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, इसके पास में इनपुट कहां से जाएगी, जो हमारे पास में सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है और रेटिना से ये क्योंकि एसोसिएटेड है, तो वहां से जाएगा कि अब लाइट वेव्स नहीं आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देगा और स्लीप फैसिलिटेट हो जाती है। तो इस चार्ट में एग्जांपल्स दिए हैं कि एक आइडियल रूटीन बता दिया कि कोई इंसान, एक एग्जांपल देके बताया है, कोई इंसान रोज 7 बजे उठता है, 11 बजे सोता है, तो उसके कौन कौन से हार्मोन्स, के स्ट्रेस हार्मोन्स का कैसे रहेगा, तो स्ट्रेस हार्मोन्स दिन में आपने देखा ना कि पीक कहां पे आएगी स्ट्रेस हार्मोन्स की, समवेयर इन द डे टाइम, ठीक है। फिर दूसरे हमने देखा है बेजल बॉडी टेम्परेचर, नॉट बेजल बॉडी टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर की भी डायरनल वेरिएशंस होती हैं। बॉडी टेम्परेचर का एक बार मैक्सिमम कब आता है, दिन में, एक मिनिमम कब आता है, डीप स्लीप में। तो उस चीज का दूसरा ग्रोथ हार्मोन का, इसमें ग्रोथ हार्मोन का तो डायग्राम दिया नहीं है। ग्रोथ हार्मोन जब डीप स्लीप में चले जाएंगे, डार्क से जब बिल्कुल डीप स्लीप रहेगी, थर्ड लेवल की स्लीप जिसको हम कहते हैं, जिसमें डेल्टा वेव्स प्रीडोमिनेंट होती हैं, उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन का सर्ज होता है। तो इस तरह से ये स्लीप वेकफुल साइकिल के साथ में हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी टेम्परेचर या मिलेटोनिन की जब नींद इंड्यूस कराने का कारण होता है, कि जैसे ही डार्कनेस आएगी, रेटिना से इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है कि नाउ देयर इज डार्कनेस, रेटिना स्टिमुलेट नहीं है, फिर मिलेटोनिन का सिक्रीशन होता है, और मिलेटोनिन के सिक्रीशन का रोल बताया है स्लीप इंडक्शन में, कि वो स्लीप को फैसिलिटेट करता है। तो इस तरह से आप स्लीप वेकफुलनेस को हाइपोथैलेमस के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। फूड इनटेक रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इनटेक रेगुलेशन, क्योंकि हाइपोथैलेमिक ओरिजिन की जो ओबेसिटी है, कि उसमें क्या है कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर का स्टिमुलेशन ही नहीं होता। नॉर्मली जो फूड इनटेक है, जो हमारा फीडिंग सेंटर है, इट इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड। नॉर्मली हमारा क्या है, फीडिंग सेंटर, हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं,
ये एक नॉर्मल टेंडेंसी किस लिए है? क्योंकि फीडिंग सेंटर हमेशा ही क्या रहता है? स्टिमुलेटेड रहता है। जैसे ही हमने अपने पसंद का खाना खाया, सैटाइटी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। ये सैटाइटी सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट होगा, इस फीडिंग सेंटर को क्या करता है? सप्रेस करता है। तो ऐसे होता है ना कि जब हमने मन भर के खाना खा लिया या संतुष्टि पूर्वक खाना खा लिया, उसके बाद कोई हमें कुछ ऑफर भी करे, हमारे खाने की इच्छा नहीं करती, वो इसीलिए है क्योंकि फीडिंग सेंटर का सप्रेशन करता है ये सैटाइटी सेंटर। तो जो फीडिंग सेंटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में। और जो सैटाइटी सेंटर है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में, हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल में। तो ये दोनों ही पास पास सिचुएटेड हैं, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये दोनों ही पास पास सिचुएटेड हैं। और फीडिंग सेंटर को जैसे मैंने बताया था ना अवेकनिंग और स्लीप का, कि अवेकनिंग हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है, स्लीप सेंटर या जो हमारा स्लीप करने वाला सेंटर अवेकनिंग को सप्रेस करेगा। ऐसे ही फूड इनटेक के लिए भी है, फीडिंग सेंटर हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है, सैटाइटी सेंटर फीडिंग सेंटर को सप्रेस करता है कि हम फर्दर फूड नहीं लेंगे। और एक और इसमें मैंने स्लाइड्स में नहीं इंक्लूड किया है, पर इसी सैटाइटी सेंटर और फीडिंग सेंटर के पास एक थर्ड सेंटर और लोकेटेड होता है जिसे हम कहते हैं एंगर सेंटर। ये सैटाइटी सेंटर एंगर सेंटर को भी सप्रेस करता है। तो यूजुअली आपने देखा है ना कि किसी ने उसके पसंद का खाना खाया है, तो उसके अगर अगेंस्ट भी कोई बात हो जाएगी तो उसको गुस्सा नहीं आता, बिकॉज सैटाइटी सेंटर एंगर सेंटर का सप्रेशन करता है। तो किसी को मनाना हो तो ये बहुत अच्छी फिलोसफी है कि किसी को मनाना हो तो उसकी पसंद का खाना उसके लिए लेके जाइए। आप लोग देखते भी होंगे कि चॉकलेट से सब कोई मान जाते हैं, कोई कितना नाराज हो रखा हो, सब फ्रेंड्स मान जाते हैं कि चॉकलेट दिया या उसकी ट्रीट दे दी उसको। तो वो क्या है? बिकॉज सैटाइटी सेंटर जब भी स्टिमुलेट होगा, ये विदाउट साइंस नहीं है, ये इसके पीछे की साइंस क्या है? हाइपोथैलेमस में सैटाइटी सेंटर causes the suppression of the anger center and that leads to the suppression of the anger also. तो ये आपको याद रखना है, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में हमारे पास फीडिंग सेंटर है, सैटाइटी सेंटर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है। तो अगर इस सैटाइटी सेंटर में कोई एब्नॉर्मलिटी होगी, हाइपरफेजिया, क्योंकि उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, तो उसको क्या होगा? वो सारे दिन खाता ही रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आई है, कि वो कुछ भी खिला दो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसको हाइपोथैलेमिक ओरिजिन की हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी हो गई है। दूसरा, अगर फीडिंग सेंटर में कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली एनोरेक्सिया, कि उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड्स हैं? तो यूजी लेवल पे बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। न्यूरोपेप्टाइड वाई, ग्रेलिन, सीआरएच, कोकेन, ये सारे के सारे हैं जो फूड इंटेक को कुछ इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। पर मैं इस स्लाइड से भी स्किप करूंगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इन्हीं सब न्यूरोपेप्टाइड्स का इफेक्ट है। अब एंडोक्राइनल फंक्शंस, एंडोक्राइनल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या करता है ये? एंडोक्राइनल फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करेगा? तो एंडोक्राइनल फंक्शंस में सबसे ज्यादा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसके जो इफेक्ट है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहा है? मास्टर ग्लैंड कहा है, और ये जो हाइपोथैलेमस है इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इस तरह से ये सारे के सारे बाकी दूसरी ग्लैंड से, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो गोनाड्स है, चाहे एड्रिनल है, चाहे मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उन सबको रेगुलेट करता है। तो एंडोक्राइनल फंक्शंस में एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये किससे कनेक्ट होता है? पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो रहता है उसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है, और पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशंस को अफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर रेगुलेटरी इफेक्ट्स हैं, गोनेड्स को, मिल्क सिक्रीशन को, फिर एडीएच के थ्रू वाटर बैलेंस को, फिर ऑक्सीटोसिन के थ्रू मिल्क सिक्रीशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में अलग अलग के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा दूसरा कम्युनिकेशन इसका पिट्यूटरी के थ्रू किसके थ्रू रहता है? एक तो मैंने बता दिया पोर्टल ट्रैक्ट के थ्रू, दूसरा पोर्टल क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे कि पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है। अब दूसरा कम्युनिकेशन क्या है हाइपोथैलेमस का हाइपोफिजियल से? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो थ्रू नर्व्स कनेक्ट करती है, जिनकी सेल बॉडीज तो कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है, और उनके एक्सॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं?
पिट्यूटरी में आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहां पे आके वो क्या करते हैं, इन हार्मोन्स का रिलीज करते हैं। तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस में, जो ग्रीन कलर में आपको दिखा रखे हैं और पर्पल कलर में दिखा रखे हैं, जो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं ये हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, और जो पर्पल कलर में दिखा रहे हैं ये वेरियस ट्रोपिक हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। और जो ग्रीन कलर में दिखा रखे हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ना जाके, इसीलिए इसको ट्रैक्ट कहा है, क्योंकि ट्रैक्ट क्या हो गया, जो नर्वस सिस्टम के पाथवेज होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनकी सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में सेल बॉडीज भी कहाँ पे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे इनकी सेल बॉडीज हैं, और इनके सिक्रीशंस डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके वहां पे ये रिलीज कर देंगे एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को, जो कि बाद में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सिक्रीट हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट किस किस को कम्युनिकेट करेगा, हाइपोथैलेमस को हाइपोफाइजियल से या आप पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये कनेक्ट करता है, तो हम इसको ट्रैक्ट कहते हैं क्योंकि नर्व्स के थ्रू हो रहा है कनेक्शन। और हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से थ्रू ब्लड वेसल्स, और या कह सकते हैं थ्रू कैपिलरीज जो कम्युनिकेट करता है वो क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो इसमें देखिए सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे आपका पोर्टल सिस्टम आ गया इस डायग्राम में, कि कैसे करता है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये अपने हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स को रिलीज किया उन्होंने, देखो आर्टरी आपको दिख रही होगी रेड कलर में इस डायग्राम में, तो आर्टरी से यहाँ पे कैपिलरी बेड है, वो सारे हार्मोन्स इन कैपिलरीज से इन आर्टरीज में आ गए, आर्टरीज से यहाँ पे क्या है, एक कैपिलरी नेटवर्क है, पोर्टल सिस्टम कहाँ कहते हैं, जब कैपिलरी नेटवर्क बनता हो, फिर एक कैपिलरी बेड बना, फिर वेन्यूल्स आके अगेन वो पिट्यूटरी में आई, पिट्यूटरी में आके वो कैपिलरीज जो वेन्स आई थी वो फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और फिर से आर्टेरियल साइड या एक दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, वो वेन के फॉर्म में आउटफ्लो ऑफ ब्लड हो गया, इनफ्लो ऑफ ब्लड हुआ, फिर आउटफ्लो ऑफ ब्लड थ्रू वेन हो गया। तो इसको हमने क्या कहा, हाइपोथैलेमो, कि अब ब्लड के थ्रू, और दो कैपिलरी नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, इनफ्लो ऑफ ब्लड हुआ हाइपोथैलेमस से, वहां पे हार्मोन्स इसमें शामिल हो गए, फिर वो पिट्यूटरी के पास आए, पिट्यूटरी से एक दूसरा कैपिलरी बेड बना, और फिर वो आउट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड टू दी होल सिस्टम्स, इस तरह से हो गए। तो अब कौन कौन से हार्मोन्स है, वो एसीटीएच है, टीएसएच है, पीआरएल है, एलएच है, एफएसएच, जीएच, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो गए। अब बात करें डिटेल में कि कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या काम करेंगे, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारा हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स को, सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कि मैंने बताया था ना कि ये एड्रिनल को भी रेगुलेट करता है, एड्रिनल मेडुला को। फिर हमारा टीआरएस थायरोट्रोपिन हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, फिर जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये दोनों भी हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे। सोमेटोस्टेटिन, तो ये भी हमारा हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होता है। अब बात करें एक एक हार्मोन की कि सीआरएच कैसे इफेक्ट करेगा, एसीटीएच जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो नाम ही बता दिया कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के रिलीज कराने वाला। तो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या है, ये जो हमारे पास में एसीटीएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हमारी, एसीटीएच का रिलीज करती है, उसको ये स्टिमुलेट करता है उसके सिक्रीशन का। फिर टीआरएच, और फिर जब एसीटीएच का सिक्रीशन कराएगा तो एसीटीएच का सिक्रीशन क्या होगा, किडनीज के पास, किडनीज में क्या है हमारे पास में एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हमारे पास में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनके सिंथेसिस उनका रिलीज कराएगा, जितने भी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, चाहे वो मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, चाहे ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, चाहे वो हमारे पास में एंड्रोजन्स हैं,
उन सभी का सिक्रीशन कराएगा टारगेट सेल्स पे जाके। तो जो CRH है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, उसका सिक्रीशन होगा, उसी के बाद हमारा ACTH का सिक्रीशन होगा, उसी के बाद में एड्रिनल कोर्टेक्स। हमने एड्रिनल मेडुला की बात इसलिए नहीं की क्योंकि एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जैसा काम करती है। उसका रिलीजिंग हॉर्मोन्स का होना, एप्रिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन का, बेसिकली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली एड्रिनल कोर्टेक्स से हमारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो इनके भी रिलीज में किसका रोल है हमारे पास? CRH का, उसका रोल रहता है। फिर थायराइड से जो हार्मोन्स हमारे पास में T3 T4 का सिक्रीशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, वो किसके रिस्पॉन्स में होता है? TSH का सिक्रीशन जब होता है पिट्यूटरी से, और TSH को सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। फिर कौन सा? GnRH का फंक्शन बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कि अगर इन्फेंटाइल स्टेज में देखें तो पोस्ट इन्फेंटाइल एज LH FSH का सिक्रीशन करा के ये टेस्टिस ओवरीज से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कराता है। दूसरा ये GnRH का सिक्रीशन कि जब आप विद इन द फीटस ही हैं, इन्फेंटाइल स्टेज में ही हैं, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कि मेल टू फीमेल अट्रैक्शन या फीमेल टू मेल अट्रैक्शन, जो नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको डिसाइड कराने वाला भी GnRH हार्मोन है। अगर हमारे हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई हैं जो GnRH का सिक्रीशन कराते हैं, उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है, दैट लीड्स टू द एबनॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो वो आपका वॉलेंटरी नहीं है, उसमें पीछे क्या है? जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसी रहेगी किसी इंडिविजुअल की, उसका कि मेल टू मेल लाइक रहेगा, फीमेल टू फीमेल लाइक, जो हम पढ़ते हैं आजकल बहुत कई कंट्रीज में बहुत प्रिवेलेंट इश्यूज भी हैं। तो वो भी कौन डिसाइड करता है? इसमें इंडिविजुअल का या उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, बट देयर इज सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में कुछ एबनॉर्मलिटीज कोज करता है, एबनॉर्मल GnRH का सिक्रीशन कराता है, दैट्स व्हाई वी सी एबनॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन दोज इंडिविजुअल्स। तो और आफ्टर इन्फेंटाइल एज से वहां पे LH FSH का सर्च करा के प्री प्यूबर्टल एज में गोनेड्स का डेवलपमेंट, पोस्ट प्यूबर्टल एज में जो भी उनके नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको कराता है। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है उसको हम डोपामिन्स भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। और जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? मैमरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेशन कराता है, कि हम पढ़ते हैं ना कि एक तो मिल्क फॉर्मेशन कराता है, एक मिल्क इजेक्शन कराता है। मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है, मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन कराता है। तो इसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है, वो भी हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। फिर सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन करता है। अब नेक्स्ट की बात करें, अभी ये तो एंडोक्राइनल फंक्शंस हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मैंने बताया था हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दोनों ही न्यूक्लियस एडीएस और ऑक्सीटोसिन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, पर एक न्यूक्लियस बेसिकली एडीएस के फॉर्मेशन कराता है, दूसरा फॉर्मेशन करा जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस स्पेसिफिकली एडीएस की फॉर्मेशन कराता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस स्पेसिफिकली ऑक्सीटोसिन की। वैसे बेसिकली हम कहें कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दोनों ही ऑक्सीटोसिन और एडीएच का सिक्रीशन करते हैं, पर अगर डोमिनेंटली देखें तो ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, एडीएच पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। तो एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कि जो यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो काम कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। तो इसकी सिंथेसिस भी कहाँ होती है? जो सेल बॉडीज हैं जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में सिचुएटेड है, वहां पे फॉर्मेशन होती है। और रिलीज कहाँ से होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये इसी तरह से कि इसके दोनों सिक्रीशंस या दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में फॉर्म होते हैं और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। तो ये अगेन डायग्राम और ज्यादा डिटेल में इन्हीं सब चीजों को बता दिया है एक ही जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिनको हम सोमेटोस्टेटिन्स भी कहते हैं, उनका सिक्रीशन भी यहीं से हो रहा है। ठीक है। और जो एडीएच का और ऑक्सीटोसिन का, इन दोनों के रिलीज के फैक्टर्स अलग होते हैं।
एडीएच का रिलीज कब होगा? जब ऑस्मो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है, और ऑक्सीटोसिन का सेंसरी से, कि जब बच्चा दूध पीने के लिए सकलिंग करता है उस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, या जब मदर पार्ट्यूरेशन वाइल चाइल्ड बर्थ तब ऑक्सीटोसिन सर्ज होता है सेंसरी इनपुट्स के रिस्पॉन्स में। और वाटर की कंसंट्रेशंस अगर बॉडी में कम हो गई, कि पानी का कम है, तो यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करना है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स में एडीएच का सिक्रीशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कितना सारा उसका फंक्शन हमने देख लिया। ग्रोथ हार्मोन का अगर देखें तो ग्रोथ हार्मोन कि लीवर के थ्रू, सोमेटोमीडियंस के थ्रू, कि बोन, मसल्स, अदर, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, सारे की सारी ग्रोथ। तो ग्रोथ होने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स उन जो कि ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, जो बोन ग्रोथ को, मस्कुलर ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सोमेटोमीडियंस। सोमेटोमीडियंस जो कि अदर टिश्यूज पे एक्ट करते हैं और ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में ही लीवर से बनेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारी बॉडी को इसने रेगुलेट कर दिया। और एक रह गया हमारे पास में, जो मेलाटोनिन की हम बात कर रहे थे, जो मेलेनोसाइट्स हैं, इंटरमीडिएट लोब कहते हैं पिट्यूटरी का, वहां से एमएसएच, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है। फिर एग्जाम्पल दे दिया एड्रिनल कोर्टेक्स का यहाँ पे, कि कैसे रेगुलेट करेगा, कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के हैं, वो सीआरएच को रिलीज करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हमारे पास में एसीटीएच रिलीज होगा, और एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन अगर रिलीज होगा तो एड्रिनल कोर्टेक्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को, मिनरलोकोर्टिकोइड्स को या फिर एंड्रोजन्स को सिक्रेट करेगी। तो ये एग्जांपल था किसी एक ग्लैंड का। ऐसे एड्रिनल मेडुला का भी एग्जांपल दे दिया। पर एड्रिनल मेडुला में आपने याद रखना है, यहाँ पे हमने एग्जांपल तो दे दिया है, पर प्रीडोमिनेंटली इसके पास में जो सिक्रीशंस हैं, कैटेकोलामिन्स का सिक्रीशन बेसिकली स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होता है, कि कोई भी इमोशनल बिहेवियर का ट्रिगरिंग स्टिमुलाई है वो करेगा। और इसके भी जो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करके ये कैटेकोलामिन्स का सिक्रीशन कराएगा। तो यहाँ पे देख ही लिया कि कोई भी इमोशनल स्टिमुलाई, ऐसा स्टिमुलाई जिसने सिंपैथेटिक फाइबर्स को स्टिमुलेट किया, सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ पे है, पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में और लेटरल हाइपोथैलेमस में, तब कैटेकोलामिन्स का रिलीज एड्रिनल मेडुला का भी से भी होगा। देन सर्केडियन रिदम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताया था हमने। सर्केडियन रिदम का कैसे कंट्रोल करता है, एसीटीएच का सिक्रीशन की, जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत सारे हार्मोन्स का इस सर्केडियन रिदम। तो इनपुट एक ही याद रखना है कि कैसे हाइपोथैलेमस रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसके पास इनपुट रेटिना से आती है, रेटिना से सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई है वहां से आती है, जेनिकुलेट बॉडी है वहां से आते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये भी विजुअल पाथवे में पड़ता है, वहां से भी इसके पास इनपुट्स जाती हैं हाइपोथैलेमस के पास। उन सब के रिस्पॉन्स में ये एसीटीएस का सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन या मेलेटोनिन का सिक्रीशन, तो इन सब की पीक आप देख सकते हैं कब है, जब डीप स्लीप में है पीक। और मेलेटोनिन की पीक होगी तो स्लीप इंड्यूस होगी, पीक होगी तो डीप स्लीप में कब आएगी, कि जो ग्रोथ हार्मोन की, इसीलिए क्या है ना कि बच्चों को डीप स्लीप या साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। अगर किसी की साउंड स्लीप का पैटर्न नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज क्या होता है, अल्टर्ड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है। पीक तो उनकी भी आती है पर उसका कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं होता, कि जैसे कि जो नॉर्मली एक नॉर्मल रूटीन में कि कोई 10 बजे सो के रोज 6 बजे उठ रहा है, उसके ग्रोथ हार्मोन का सर्ज का एक डेफिनेट टाइम होगा। अगर हम लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम में उस तरह का बिहेवियर एग्जीक्यूट कराएं तो हम देख सकते हैं कि रोज उसका ग्रोथ हार्मोन का सर्ज उतने बजे हो रहा है कि जब वो डीप स्लीप में है। लेकिन किसी का डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न है, एक रूटीन नहीं है, उनमें ग्रोथ हार्मोन का जो पीक है या तो बनता नहीं है या बनता है तो एबनॉर्मल सर्ज होता है उसमें। ऐसे ही एसीटीएच का, तो वो भी कब होता है, स्लीप वेक जब ट्रांजिशन, जो हमारे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, जब स्लीप वेकफुलनेस का ट्रांजिशन फेज होता है उस समय पे ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स का। तो जैसे ऐसे नहीं होता कि हम सुबह उठते हैं तो डाइजेशन कंप्लीट होता है और हमें एक क्या होता है, नॉर्मल टेंडेंसी, भूख लगने की टेंडेंसी होती है, तो वो इसीलिए है। फिर स्लीप वेक साइकिल में बॉडी टेम्परेचर रिदम, जो भी मैंने बताया, तो जो हम बॉडी टेम्परेचर में हम पढ़ते हैं ना कि 2 बार, कि दिन में एक समय आता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और रात में हमारा बॉडी टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है, उसके रेगुलेशन में भी हमारा हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है। देन रिदमिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीशन,
तो ये विशेष रूप से बच्चों में बताया है कि जब बच्चों में कि आफ्टर प्यूबर्टल एज भी बताया है कि इसका रिलेशन LHFSH का सिक्रीशन का, कि अगर किसी ने अच्छी साउंड स्लीप ली है तो LHFSH का सर्च अच्छा होगा, और अगर बच्चों में LHFSH का सर्च डीप स्लीप में होता है, जो नॉर्मल गोनाडल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देन बेसिस ऑफ सर्केडियन रिदम, अब इसके पीछे कोज क्या है, तो मैं बार बार नाम ले रही हूँ सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, क्योंकि जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है हमारी रेटिना, क्योंकि रेटिना से विजुअल पाथवे में सुप्राकियास्मेटिक जो हमारा ऑप्टिक कियास्मा जो बनता है, तो उस ऑप्टिक कियास्मा से बिल्कुल पास में ही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, और वहां से इनके कनेक्शंस रहते हैं या इफरेंट कनेक्शंस उसके पास जाते हैं ऑप्टिक कियास्मा से, और वो इनपुट्स बहुत नेसेसरी इनपुट्स है नॉर्मल सर्केडियन रिदम की फॉर्मेशन में। ये हो गया। अगेन लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक में रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम आईज, रेटिनो हाइपोथैलेमिक फाइबर्स और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अगेन विजुअल पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि डिफरेंट रिफ्लेक्सेस के एग्जीक्यूशन में भी काम करती है, जो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनमें भी, और यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक में भी रिस्पॉन्सिबल है। देन इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन सर्केडियन रिदम, और कौन कौन से फैक्टर्स, अकेला हमारा लाइट डार्क साइकिल ही नहीं, एक हमारा मील टाइमिंग, जो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनका भी जो मील टाइमिंग के साथ जो फूड इनटेक हमने किया है, या जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्केडियन रिदम को बनाने में। लेकिन वो जो मील टाइमिंग भी है, क्योंकि हमारे फीडिंग सेंटर, सैटिस्फैक्टरी सेंटर, ये भी हाइपोथैलेमस में ही सिचुएटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनपुट्स हाइपोथैलेमस को देते हैं और बॉडी टेम्परेचर या सर्केडियन रिदम को मेंटेन कराते हैं। देन फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अब इस सर्केडियन रिदम का क्या सिग्निफिकेंस है, इनेबल्स होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म टू बी यूज्ड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली, कि अब हमने कि कब क्या होना है, कि कब ग्रोथ हार्मोन का सर्ज होना है, कब मेलेटोनिन का सर्ज होना है, कब हमें GnRH चाहिए, कब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी चलेगा, कब हमें स्ट्रेस हार्मोन्स चाहिए है, तो वो अपने आप से, कि अपने आप से क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम एग्जॉशन की वजह से हमें स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा चाहिए हैं, तो डेफिनेटली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये रिलीज कराएगा। तो ये ऑटोमेटिकली, कि बिना किसी बाहर से फैक्टर आए, कि बॉडी को पहले से ही तैयार करता है, एक्सपोजर होने से पहले ही बॉडी को तैयार करता है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स के लिए। और इफेक्ट और इसका क्या है, इसका सिग्निफिकेंस, बॉडीज रेजिस्टेंस टू ड्रग्स, की डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन जो हम ले रहे हैं, तो उन पे भी ये इफेक्ट करता है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है कि कैसे ये करता है, पर थोड़ा सा इफेक्ट उसमें रहता है। देन अगर डिस्टर्बेंस ऑफ सर्केडियन रिदम, जैसे आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपने ट्रेवल किया, जिनके स्लीप वेक साइकिल अलग अलग थे या आवर्स अलग अलग है, कि आप कहीं से चले, वहां पे दोपहर के 2 बजे थे, आप 10 घंटे की फ्लाइट के बाद भी दोपहर के 2 बजे ही पहुंचे, तो उसकी वजह से जो आप लोगों को फिनोमेना फील होता है, या दूसरे कंट्री से ट्रेवल करने के बाद लोगों को फील होता है क्या, जेट लैग, क्योंकि आपका क्या हो गया, टाइमिंग आपकी सर्केडियन रिदम डिसरप्ट हो गई। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि इसमें हीट लॉस सेंटर एंड हीट गेन सेंटर, तो हीट गेन सेंटर क्या है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को इनहांस कराने वाला है। और हीट लॉस सेंटर कहाँ पे है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, हीट लॉस सेंटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हीट लॉस कब होगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कोई भी ऐसा स्टिमुलेशन हो जो क्यूटेनियस वैसोडाइलेटेशन कराए, स्वेटिंग कराए, तब क्या होगा, हीट लॉस होगा। और यहाँ पे हीट गेन सेंटर शिवरिंग कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और शिवरिंग के। अगर हम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करें तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कब कब आएगा, और बॉडी हीट को जनरेट और कंजर्व करने का फिनोमिना यहाँ पे हम देखते हैं। अब डिफरेंट जो टेम्परेचर रेगुलेशन है कि कैसे कर रहा है, कि अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा, अब यहाँ पे दिखा दिया ना कि एक नॉर्मल, बीच में हमने दिखाया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमें ये 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, कि अगर किसी कारण से बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अब नॉर्मल हो गया, तो स्वेटिंग होनी चाहिए, कि लॉस ऑफ हीट लॉस सेंटर। तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, स्वेटिंग हो जाएगी, बॉडी हीट लॉस होगा,
और क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा इंस्टांस बता दिया कि अगर नॉर्मल से कम हो गया है तो क्या होगा, अभी हमें कंजर्वेशन ऑफ हीट करना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, स्वीट ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाएंगी और हीट इज कंजर्व्ड। दूसरा मस्कुलर एक्टिविटी, जिससे हम शिवरिंग कहते हैं, मसल एक्टिविटी, शिवरिंग का फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर वापस से रिगेन हो जाएगा। देन सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, तो ये किसके थ्रू होगा, अमाइगडाला के साथ एसोसिएटेड होके, और कहाँ पे, जीएनआरएस के सिक्रीशन के थ्रू। तो जो हमारा जीएनआरएस का सिक्रीशन, स्टीरिया टर्मिनलिस, प्रीऑप्टिक एरिया, ट्यूबरल रीजन, यहाँ से कनेक्शन रहता है हमारा, क्योंकि पूरा का पूरा जो अमाइगडाला है वो इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो हमारा पाथवे भी इन्हीं के कनेक्शंस के साथ रहता है। और बेजल सेक्रेशन जीएनआरएच का रिलेट करता है। तो स्टिमुलेशन जब भी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का रहेगा तो साइक्लिक सर्ज हमारा एलएचएफएसएच का होता है, जो कि एलएच सर्ज तो पढ़ते हैं ना ओव्यूलेशन के पर्सपेक्टिव में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ते हैं तो एलएच सर्ज होता है तभी ओव्यूलेशन होता है। तो ये पोस्ट प्यूबर्टल, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स। मेल्स में पोस्ट प्यूबर्टल एज में एलएचएफएसएच सर्ज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फीमेल्स में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई का जब स्टिमुलेशन होता है तो ओव्यूलेशन कराता है एलएचएफएसएच सर्ज। और अगर इस न्यूक्लियाई में, हमारे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई के इस एरिया में अगर कहीं पे लेजन हो जाएगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि एबनॉर्मल एलएच और एफएसएच सर्ज हो जाएगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। देन इमोशनल बिहेवियर एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, कि आपका किस तरह का बिहेवियर रहेगा। तो इसमें आपका डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर ये पूरा का पूरा अगर आप डायग्राम देखें तो ये जितना भी हमारे हिप्पोकैम्पस है, पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई है, अमाइगडाला है, इन सब के साथ में एसोसिएटेड है। तो आप जितना भी सेंसरी इंपल्सेस जा रही हैं, तो क्या वो प्लीजेंट है कि आपने अपना होमवर्क किया, एक टीचर ने आपके अच्छे होमवर्क के लिए आपको प्रेज किया, यू फील मोटिवेटेड और नेक्स्ट टाइम आप और बेटर परफॉर्म करते हैं। ये है अनप्लीजेंट कि आपने कोई काम किया दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड समवन हैज स्कोल्डेड यू, किसी ने आपको डांट दिया, आपको जो फीलिंग आई दैट इज द अनप्लीजेंट फीलिंग। वो क्या है, तो उसका रिस्पॉन्स भी हमारे इस हाइपोथैलेमस के साथ ही। पर हमेशा याद रखना है, इमोशनल बिहेवियर में लिम्बिक कॉर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना भी हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जिसमें हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, ये सारे के सारे क्या है, हिप्पोकैम्पस के साथ में। और फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो अमाइगडाला, ये सारे के सारे जो हमारी लिम्बिक कॉर्टेक्स है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ एसोसिएटेड रहती है, या फ्रंटल कॉर्टेक्स के ही एसोसिएटेड गायराई है ये। थिंकिंग, फीलिंग, तो ये आपको इवेंट्स की जो इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन भी हो रही है, तभी हम प्लेजेंट फीलिंग और अनप्लेजेंट फीलिंग को फील करते हैं। तो अलग अलग इसमें बता दिया है कि हाइपोथैलेमस, कि आप अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से किसी भी तरह के इमोशनल बिहेवियर हो, सब चीजों में ही हाइपोथैलेमस का रोल हो, चाहे वो रेज और एग्रेशन हो तो भी अमाइगडाला के साथ हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है, फियर हो तो अमाइगडाला के साथ हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है, फीडिंग, मैंने बताया था कि फीडिंग उसमें सोनली हाइपोथैलेमस है क्योंकि सटाइटी सेंटर है वहां पे, सेक्सुअल ड्राइव और बिहेवियर हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर्स हैं, हाइपोथैलेमस और फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि आपको किसी ने रिवार्ड दिया है, किसी ने प्रेज किया है, तो आपकी जो सेंसरी इनपुट गई वो फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास भी गई, जहां पे आपके सिमुलेट गायराई भी प्रेजेंट है, हिप्पोकैम्पल गायराई भी प्रेजेंट है, और वहां से उस इंफॉर्मेशन के थिंकिंग के थ्रू कि नेक्स्ट टाइम हमने कैसा बिहेवियर करना है, अच्छा करना है या डिप्रेस्ड जो फीलिंग रहना है, तो हाइपोथैलेमस के साथ इंटीग्रेट होकर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए भी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। देन रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर, ये अगेन दोबारा रिपीट है, पर इसमें आपको न्यूक्लियाई के नाम देख सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया है। इस डायग्राम में तो हमने न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नेम्स भी लिखे हैं, तो उन पे आप मत जाइए, बस जगह का नाम रखेंगे याद कि रिवार्ड सेंटर कहाँ पे है, लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में है, और पनिशमेंट सेंटर वेंट्रल मीडियल हाइपोथैलेमस में है। जी अब बेटा अभी चलाएंगे, अभी चलाएंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ बस बस बस, एक्सक्यूज मी, मैं अभी चला रही हूँ, अभी चला रही हूँ।
तो ये आपका रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर की थ्योरीज थी। तो न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस एंड मीडियल हाइपोथैलेमस, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है रिवार्ड सेंटर एंड पनिशमेंट सेंटर में। फिर बात करें वाटर इनटेक का, तो वाटर इनटेक का थ्रस्ट सेंटर भी हाइपोथैलेमस में ही है। एक चीज का आप याद रखेंगे, थ्रस्ट सेंटर जैसे फीडिंग सेंटर है, वैसे ही फीडिंग सेंटर के साथ में थ्रस्ट सेंटर भी हाइपोथैलेमस में ही सिचुएटेड है। तो एक तो एडीएच का सिक्रीशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि एडीएच का सिक्रीशन भी हाइपोथैलेमस से ही होता है। दूसरा थ्रस्ट सेंटर की स्टिमुलस के थ्रू। तो ये इन दोनों कामों की वजह से हाइपोथैलेमस वाटर बैलेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर आपका पानी कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है किसी कारण से, तो ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और वो ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेंगे एडीएच फॉर्मेशन के लिए, कि एडीएच फॉर्मेशन शुड बी सफिशिएंट, वी नीड वाटर इन अवर बॉडी। तो वहां से दूसरा स्टिमुलेशन हो जाएगा थ्रस्ट सेंटर का, कि आपको डिजायर होगी टू टेक वाटर, तो इसके थ्रू वापस से आप वाटर को रिस्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में। और अगर दूसरा कोई इंस्टेंस है कि जब वाटर सफिशिएंट है तो एडीएच सिक्रीशन सप्रेस रहेगा और थ्रस्ट सेंटर भी सप्रेस रहेगा। तो आप वाटर एब्जॉर्प्शन को देखो, क्योंकि एडीएच के रिस्पांस में वाटर एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैलिटी है वो वापस डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम रिस्टोर होते ही। तो इसमें वाटर बैलेंस दोनों तरीके से होता है, एडीएच के थ्रू भी और थ्रू थ्रस्ट सेंटर के थ्रू। तो फीडिंग सेंटर के साथ थ्रस्ट सेंटर भी हमारा हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है और वाटर बैलेंस ये कराता है। तो ये अगेन एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया कि अगर बॉडी वाटर डिक्रीज हो गया, वो कोई भी कारण हो सकता है बॉडी वाटर डिक्रीज होने का, वो आप एज सिंपल एज पानी नहीं पिया वो भी हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, और क्या कारण हो सकता है, वोमिटिंग हो, प्रोलॉन्ग डायरिया हो, ये सारे कारण हो सकते हैं। या किसी का ब्लड लॉस हो गया तो भी क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, डिक्रीज बॉडी वाटर जैसी कंडीशंस होती हैं। प्लाज्मा हाइपरटोनिसिटी में चला जाता है, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा, ऑस्मो रिसेप्टर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से थर्ड सेंटर के थ्रू भी वाटर इनटेक इनहांस हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एडीएच सिक्रेशन और डिक्रीज यूरिनरी वाटर, तो नॉर्मल वाटर बॉडी वाटर का रिस्टोरेशन इस तरह से हो जाता है। अब अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो कि क्या क्या अप्लाइड एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि कोई लेजन हो सकते हैं जैसे ट्यूमर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई, वो सब लेजन्स के कारण हो सकते हैं। फिर डिस्टर्बेंसेस इन हाइपोथैलेमिक लेजन्स, कि अब वो किस तरह के साइन सिम्टम्स आएंगे और कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस एसोसिएटेड हैं इन हाइपोथैलेमिक लेजन्स के साथ में। तो ये मैंने बहुत छोटा ही रखा है क्योंकि आपके लेवल पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुपरफिशियल मैंने रखा है। तो लेजन्स हाइपोथैलेमस में क्या हो सकते हैं, जैसे कोई ट्यूमर है, कि कोई ग्रोथ हो गई जो अलग अलग न्यूक्लियाई को हेलो सारिका मैडम। जी सर, जी सर। हाँ मैडम, थोड़ा कंक्लूड करेंगे। बस सर ये लास्ट स्लाइड है, कंक्लूड हो गया, लास्ट स्लाइड जी है। बिल्कुल। तो कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, या कोई ब्लड सप्लाई, कोई क्लोट वगैरह आ गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई उस पर्टिकुलर एरिया की, या कोई सर्जिकल सर्जरी तो हमने किसी दूसरे पार्ट की करनी थी पर डैमेज हमने हाइपोथैलेमस को कर दिया। ये सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि और दूसरे कोई कारण हमने क्यों नहीं बताए यहाँ पे बाहर के कारण, क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत डीपली सिचुएटेड है, तो बाहर के कारण बहुत कम होंगे। विद इन द ब्रेन ही कोई ट्यूमर हो गया, कोई ग्रोथ हो गई, कोई हमारा ब्लड क्लॉट चला गया, या कोई इन्फेक्शन वहां पे पहुंच गया, या हमने अपनी मर्जी से कोई सर्जरी के ड्यूरिंग हाइपोथैलेमस को डैमेज कर दिया, इसी तरह के कारण हाइपोथैलेमिक लेजन्स को कॉज कर सकते हैं। अब डिस्टर्बेंसेस क्या होंगे, जो भी हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई इफेक्ट हुआ उसके आधार पे, अगर फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो फीडिंग सेंटर को डैमेज हो गया तो भूख ही नहीं लगेगी, एनर्जिया हो गया, थ्रस्ट सेंटर को डैमेज हो गया प्यास ही नहीं लगेगी। ऐसे ही डिफरेंट न्यूक्लियाई के, किसी के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई में अगर डिस्टर्बेंस हो गया या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में कोई लेजन हो गया, उसका स्लीप वेकफुल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस कौन किसी कह सकते हैं, एक तो मोस्ट कॉमन जो आपने पढ़ी है उन्हीं के नाम लिखे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, कि एडीएच नहीं आया तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो गया तो डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, कि बार बार उसको डाइल्यूट यूरिन्स हो रहे हैं। नेक्रोलेप्सी, ये अल्टर्ड स्लीप का, क्योंकि स्लीप वेकफुलनेस भी हमारे पास में हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट हो रही है, तो कि वो कहीं पे भी सो जाए, अनरजिस्टेबल डिजायर ऑफ स्लीप, उसको नार्कोलेप्सी। कैटाप्लेक्सी, उसमें क्या है, अचानक से, क्योंकि इमोशनल बिहेवियर को भी ये रेगुलेट करता है,
तो अचानक से किसी किसी को होगा ना, अचानक से सडन आउटबर्स्ट, कि कुछ फैक्टर बहुत छोटा था लेकिन रिस्पॉन्स बहुत बड़ा, कि एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, उसको हम कैटाप्लेक्सी। यही सब आपका हाइपोथैलेमस के बारे में था। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to speak on this platform. Thank you very much all VIP team. तो बेसिकली आज हमने हाइपोथैलेमस, उसके एक्सटर्नल क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसमें न्यूक्लियाई हैं और काम क्या करता है, और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझे तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तीनों को ही हमने इस हाइपोथैलेमस के थ्रू समझ लिया है। थैंक यू डॉक्टर सारिका जी।